मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रपति के शक्ति की बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के शक्ति में हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति की बात किया था। आज हम लोग को बात करना है राजनयिक शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति की जो हम लोग बात किए थे, उसके बाद यह राजनयिक शक्ति की बात करना है। राष्ट्रपति के शक्तियां, इसमें हम लोगों ने बात किया था पहले कार्यपालिका शक्ति की बात किए थे। आज हम लोग को बात करना है, आप देखेंगे कि राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, इसके विषय में आज हम लोग को चर्चा करना है, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स के विषय में बात करना है। तो हम लोग यानी कि राजनयिक शक्ति क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी देश के साथ, बाहरी देश के साथ भारत जो भी उसके साथ बिहेवियर करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी उसके साथ संधि करेगा, ये राष्ट्रपति के नाम से करेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, करार होगा, वह सभी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। लेकिन ये संधियां एवं करार या कॉन्ट्रैक्ट संसद के समर्थन के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो अन्य देशों में भारत से जो राजदूत या उच्चायुक्त, जिसको आप एम्बेसडर कहें, हाई कमिश्नर कहें, उनकी जो नियुक्ति है वह कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी कि डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्ति के तहत जो भी बाहरी देश हैं, विश्व के देश हैं, उनके साथ जो भी व्यवहार किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, वह राष्ट्रपति जी के नामों से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वह राष्ट्रपति जी हैं। यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वह सब राष्ट्रपति जी के नाम से की जाती है। लेकिन ये जो संधि किया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वह संसद के समर्थन के रहते हुए मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती है। और विश्व के देशों में जो भी राजदूत या उच्चायुक्त जो भारत से भेजे जाएंगे, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये हो गया राजनयिक शक्ति। अब इसमें देखेंगे कि एक और शक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति यानी कि आप देखेंगे ये कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो संसद का अभिन्न अंग है, और राष्ट्रपति जी की अनुशंसा और अनुमति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति जी जो हैं कार्यपालिका के साथ ही विधायिका का भी प्रमुख पार्ट हैं। और इसमें देखिएगा कि राष्ट्रपति जी को ये बहुत लंबी शक्तियां प्राप्त हैं, विधायी शक्ति। जैसे कि हम लोग इसको भी थोड़ा कर देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि विधायी शक्ति में जो पहला शक्ति होगा वो है संसद से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। संसद से, यानी कि जो पार्लियामेंट है, से संबंधित क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी की शक्तियां।
राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, अब ये क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य की नियुक्ति यानी कि मनोनयन, नॉमिनेट जिसको कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 331 में इसकी चर्चा है, तो वो जो है उसकी नियुक्ति करते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों की, राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति या आप कहिए कि नॉमिनेट, मनोनीत जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, यानी कि संसद से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्ति में ये बात की जाती है। अब इसमें देखेंगे कि जो हम लोग लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय की जो बात कर रहे थे, तो इसका यानी कि जो हमारे संविधान में है, संविधान के प्रारंभ में 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ये प्रभावी नहीं रहेगी, ये सब लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 331 के उपबंध स्थिति के बाद अभी प्रभावी नहीं है। हालांकि 331 अभी भी अनुच्छेद हमारे संविधान में वर्तमान है। हमने जो कहा था दूसरा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, वे लोग व्यक्ति हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो, जैसे कि अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 3। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उन व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान रखते हो या अनुभव रखते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा जो है, तो इसमें आप देखेंगे कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें 2 और इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। फिर आप देखेंगे कि इसमें एक और पॉइंट है कि यदि संसद के किसी सदस्य को अयोग्य करार दे दिया गया, चाहे वो दल बदल के आधार पर हो, चाहे वो किसी आधार पर हो, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन निर्णय लेने के पहले वह निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से राष्ट्रपति जी सलाह लेंगे। यानी कि संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है, चाहे उसका कारण कोई भी हो, चाहे वो दल बदल का हो या कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो उनको सदस्य को हटाने के लिए, अयोग्य करने के लिए राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति जी चुनाव आयोग से इस पर राय लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा कि संसद के सत्र को आहूत करने का, सम्मन करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति जी के पास है। यानी कि संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति जी उसको बुलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है। अगला पॉइंट होता है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद, राष्ट्रपति जी लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरुआत में, आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए ये बात कि राष्ट्रपति जी लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के शुरुआत में
संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति जी लोकसभा का विघटन भी यानी कि भंग भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी संसद के किसी एक सदन में या सदन के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करते हैं। संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकते हैं। किसी मुद्दे पर अगर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए यानी कि मेरे कहने का ये हुआ कि राष्ट्रपति जी को अगर लगे कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो आप दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर यह है कि विधेयक को पारित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति जी के पास है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कोई धन विधेयक से अलग कोई भी विधेयक जो धन विधेयक से अलग है संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर या तो अपनी अनुमति दे देंगे यानी सिग्नेचर कर देंगे, विधेयक पारित हो जाएगा, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए उस संसद के पास वापस भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को लोकसभा के पास संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिए और संसद मंत्रिपरिषद उसी विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति जी को उस विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। यह बात अनुच्छेद 111 कहता है। यानी कि राष्ट्रपति जी अगर संसद के द्वारा भेजे गए विधेयक को धन विधेयक के अलावे अलग पारित करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो पारित नहीं करते हैं और फिर जो है मंत्रिपरिषद के संसद के पास भेजते हैं और संसद के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः उस विधेयक को जो है पारित करके भेज दी जाती है तो अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति जी उस विधेयक को अब अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले अनुशंसा करने की शक्ति, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें जो है कोई विधेयक जो राष्ट्रपति जी के पास प्रस्तुत करना है उसके पहले जो है उनकी इसकी सूचना दी जाती है। जैसे नए राज्य का निर्माण हो या वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति जी को इसको सूचना दी जाती है कि देखिए हम नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं या जो वर्तमान राज्य है उसके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 3 के अधीन यह शक्ति इसलिए दी गई है ताकि ऐसा कोई विधान बनाने से पहले वह राज्य जो प्रभावित होने वाला है, जिस पर बनने वाला है या उसको तोड़ के दूसरा राज्य बनाना है, उस राज्य का विचार राष्ट्रपति जी जान सके। इसलिए जो है ये पहले सूचना देना पड़ता है। फिर आप देखेंगे धन विधेयक के मामले में कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना लोकसभा में उसे
इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, पूरा स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। परंतु किसी टैक्स के घटाने या हटाने के लिए किसी विधेयक के प्रस्ताव हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, यह कहता है अनुच्छेद 117 सब क्लॉज 1। अगला जो पॉइंट है इसमें यह है कि कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है, परंतु ऐसे विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, तो इस पर भी राष्ट्रपति जी से अनुमति लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, यानी कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, किंतु ऐसे विधेयक को कानून बनाना है, उसे लागू करना है, उसके लागू कानून बनाने पर और लागू करने पर भारत की संचित निधि से उस पर खर्च करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जी का क्या करना होगा, पहले उस पर अनुमति लेना होगा। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी से ये पहले अनुमति की बात है। अब जो है कि आप देखेंगे कि एक और शक्ति है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले विधि के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधि के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि यदि कोई राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जिससे उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण होता है, यानी शक्ति को कम किया जाता है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देगा। वह अनुच्छेद 200 परंतु 2 के तहत राष्ट्रपति जी के लिए वो आरक्षित कर लेगा। ये जो है आज का टॉपिक, यहां तक। हम लोग फिर जो है कल दूसरे जो है वीडियो मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।